की इस वीडियो में मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि तीसरा पेपर थर्ड पेपर होता है आपके फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। मैं जो लास्ट में 3 वीडियो दिया हूँ वहाँ से क्वेश्चन कितना आया है, जो है ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा कितना आया है, सब कुछ ईमानदारी से देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो भी लोग हैं मैं उनको यही कहूँगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपका वीडियो जो है अपलोड हो गया है। ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव का ज़रूर देखें, प्रैक्टिस करें, और जितना हो सके आप लोग जो भी क्वेश्चन पर आप कन्फ्यूजन हो, चैनल पर सारा कुछ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सर्च करके। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दाब बरन यानी बेड सोर के बारे में पूछा था। समझ गए, बेड सोर बिस्तरी घाव के बारे में पूछा था। दाब व्रण के कारण लक्षण, बिस्तरी घाव के कारण और लक्षण, बिस्तरी घाव के बचाव के नर्सिंग प्रबंध लिखना था। क्या ये बेड सोर हम नहीं दिए थे? बेड सोर हम नहीं दिए थे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे दिए थे। उसके बाद दूसरा भी प्रश्न देख लीजिए, तो मैं एक ही बार आपको दिखाऊंगा। नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स, 5 स्टेप जो होते हैं पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन से शुरू होता है और लास्ट में असेसमेंट से शुरू होता है और इवैल्यूएशन पर ख़त्म होता है। इस बीच में जो है आपको 5 स्टेप होता है, तो स्टेप है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, सिर की चोट के मरीज के लिए नर्सिंग देखभाल योजना बनाना है। अब मान के कुछ पेशेंट को सिर पर चोट लग गया है, तो उसके लिए नर्सिंग देखभाल बताना था। तो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं? सर्जिकल पेशेंट, बेहोश मरीज के लिए नर्सिंग देखभाल नहीं बताए थे? उसी चीज़ को तो लिख देना था। यहाँ पे सिर में चोट है तो सिर के चोट लिख देते, बेहोश हटा के सिर के चोट करके लिख देते। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए कौन क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए बेड सोर है। यहाँ पे आप लोग देखिए बेड सोर है, इसके प्रकार और इसके जो है प्रिवेंशन यानी रोकथाम लिखे है ना। बेड सोर करने के लिए बेड सोर पहले क्वेश्चन था 15 नंबर का, 15 नंबर का पहले क्वेश्चन था। दूसरा था नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग चरण के बारे में। देखिए यहाँ पे हम जरूर लिखे होंगे कहीं पे। देखिए नर्सिंग प्रोसेस, क्वालिटी, एथिक्स। ठीक है, इसी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो है पढ़ेंगे, तो प्रोसेस के अंदर ही जो है स्टेप्स आता है। ठीक है ना, तो आप लोग जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आगे देखिए, आगे चलते। तीसरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। नर्सिंग का परिभाषा लिखे, नर्सिंग का दायरा लिखे यानी क्षेत्र लिखना है, और सिद्धांत के बारे में जो है बताना है। आप लोग जब पढ़े होंगे तो मैं देखिए नर्सिंग का सिद्धांत, नर्सिंग का परिभाषा, सब कुछ जो है हम वीडियो में दिए थे, आप लोगों को पता होगा। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता है। ये लास्ट वाला 2 वीडियो जो 3 डाले थे उसमें है। नर्स के गुण और कार्य, क्या हम नहीं बताए थे? नर्स के क्या गुण है, क्या कार्य है, सब चीज़ बताए थे ना। तो कहाँ से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे ये लग गया, समझ गए? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन आप लोग जो है, जो लोग किए होंगे बिल्कुल अच्छे से किए होंगे। 15 15 और 15 45 नंबर, कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। जो वीडियो को मेरे 3 वीडियो हम इसीलिए डाले थे, ताकि आप तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एग्ज़ाम में जाइए लिख दीजिए। समझ गए? तो वो सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आधुनिक परिचर्या के जन्मदाता कौन है? क्या आपको नहीं पता है कि मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या आपको नहीं पता? कि इसको नहीं पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल? ठीक है ना। आगे है दोहरी धड़कन नाड़ी को क्या कहते हैं, यानी डबल बीट पल्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो डबल बीट पल्स को हम लोग डाइक्रियोटिक जो है पल्स कहते हैं। ठीक है, डाइक्रियोटिक पल्स कहते हैं। समझ गए? याद रखिएगा, डाइक्रियोटिक पल्स। ओके। उसके बाद है उल्टी में रक्त आना। समझ गए? उल्टी में रक्त आना, हेमेटोमेसिस, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। हेमेटोमेसिस कई बार पढ़ा चुका हूँ। उल्टी में रक्त आना, हेमोटोमेसिस, और थूक में बलगम में जो है उल्टी आना, रक्त आना, हेमोप्टाइसिस। ठीक है, तो हेमेटोमेसिस और हेमेटोमेसिस, इसमें क्या होगा? हेमेटोमेसिस होगा। ये आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया गया है। यहाँ तक कि जो ऑब्जेक्टिव्स वाला वीडियो दिए हैं ना लास्ट में, उसमें से आपका क्वेश्चन आया है। समझ गए? देखिए रक्तचाप का सामान्य से कम होना, ब्लड प्रेशर अगर सामान्य से कम आ जाता है तो उसे ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं ना, हाइपरटेंशन। तो उसी प्रकार से बढ़ने को हाइपर कहते हैं, तो कमने को हाइपो कहते हैं। ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। समझ गए? आगे है ये, तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन। उसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए जीभ के प्रदाह को क्या कहते हैं?
जीभ के प्रदाह को ग्लोसाइटिस कहते हैं। क्या आपको नहीं पता है? मसूड़ा के प्रदाह को जिंजीवाइटिस और जीभ के प्रदाह को ग्लोसाइटिस कहते हैं। पढ़ाए हैं ना, सब कुछ पढ़ाए हैं। फिर भी देखिए आगे यहाँ पे मैचिंग में आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैचिंग में मिलाना था, मैचिंग में मिलान करना था, समझ गए। अब मिलान करने वाला देखिए दिया है फ्रैक्चर, अस्थिभंग। हम देखेंगे कि फ्रैक्चर इसमें किससे रिलेटेड होगा। तो फ्रैक्चर देखिए, फ्रैक्चर जो होगा, फ्रैक्चर जो होता है चलने में परेशानी होगा फ्रैक्चर होने से, तो ये मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन। तो आपको पता है हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे कफ में खून आना, ठीक है, हेमोप्टाइसिस। अभी ना पढ़ाए हैं कि कफ में बलगम में खून आना हेमोप्टाइसिस होता है और उल्टी में ब्लड आना हेमेटमेसिस होता है। तो फिलअप में पूछा था उल्टी में, तो वहाँ पे हेमेटमेसिस होता और यहाँ पे हेमोप्टाइसिस दिया है, ठीक है। मूत्र त्याग में पीड़ा कई बार बता चुके हैं। त्याग हो, दर्द हो, कठिनाई हो तो डी से शुरू होगा, डी फॉर डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे मूत्र त्याग करने में समस्या मतलब डायसूरिया, ठीक है। और जो बच गया उससे हम मिला देंगे गैस्ट्रिक लाइवेज या गैबेज जो है या नली द्वारा पोषण करना है, ठीक है। तो 5 नंबर ये भी कितना आसान था, एकदम आसान था। उसके बाद ट्रू फॉल्स, देखिए ट्रू फॉल्स कहता है पेशाब में खून की उपस्थिति को ओलिगुरिया कहते हैं, जबकि आपको पता है कि ओलिगुरिया का मतलब होता है पेशाब का, यूरिन का कमना, ठीक है। तो ये आपका ओलिगुरिया होगा, तो ये गलत हो गया पहला। 120 प्रति मिनट से अधिक हृदय की धड़कन को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। 120 से ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग टेकीकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया मंद हृदय धड़कन को कहते हैं और वह 60 से कम होने पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया कमना होगा, जबकि 120 प्रति मिनट से अधिक होगा तो टेकीकार्डिया होगा, जबकि दिया है ब्रेडिकार्डिया, तो गलत, ये भी पहला भी गलत। तीसरा है गर्मी को नियंत्रण करने वाला केंद्र हाइपोथैलेमस है, तो ये बातें सही है, ये तो पिछले बार भी पूछा गया था। आयोडीन की कमी से बच्चों में क्षय रोग होता है, कभी भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, आयोडीन की कमी से टीबी होगा, तो ये तो सीधा गलत हो गया। आगे है नुकीले औजारे को विसंक्रमित करने के लिए उबालना चाहिए। मान गए कोई धारदार हथियार है, कोई नुकीला सामान है, तो क्या आप उसे गर्म पानी में कभी भी उबालेंगे? एक कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि गर्म पानी में उबालेंगे उसका धार खत्म हो जाएगा, तो कभी भी गर्म पानी में उसको विसंक्रमित नहीं करेंगे। तो ये भी जो है आपका गलत हो गया, यानी सिर्फ एक ही सही है, बाकी जो है सब गलत है। तो ये कितना आसान था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन में 5 में से कोई 3 का ही जवाब देना है, समझ गए। 5 में से कोई 3 का ही जवाब देना है। जैसे नर्सिंग देखभाल में उपयोग होने वाले विभिन्न साधन, जो भी साधन है उसका उपयोग करना था। अस्पताल यानी नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में पूछा है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण के बारे में सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। आपदा में नर्स की भूमिका, आपदा भी दिए थे। अस्पताल का प्रकार, कार्य, ये सब बता दिए थे और बायोमेडिकल बेस्ड सारा कुछ दे दिए थे। तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को एक जो फिलअप था, सेकेंड वाला जो फिलअप था, डबल बीट क्या कहता है, डबल बीट पल्स के डबल बीट को क्या कहते हैं, तो उसमें जो डाइक्रियोटिक जो पल्स था, हो सकता है उसमें कुछ लोग फंसे होंगे, जबकि वो भी पढ़ाया गया है। वो भी फिलअप में जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक में फंडामेंटल के, तो डबल बीट पल्स को क्या कहते हैं मिल जाएगा वहाँ पे भी। लेकिन इस वाले में चूँकि हम पिछले 7-8 सालों का करा रहे थे, तो हमने उसमें 8-10 सालों को दिया है, तो उस 8-10 साल के ऑब्जेक्टिव में वह एक ऑब्जेक्टिव जो है आपका नहीं मैच किया, बाकी सब मैच कर गया, समझ गए। ऐसा नहीं है कि झूठ बात बोला जा रहा है, आप लोग खुद से भी देखिए। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसीलिए तो हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि टाइम मैनेज कीजिएगा, अपना लिखिएगा, ध्यान इधर उधर मत दीजिएगा, सब ठीक होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।